नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के बिहार दौरे ने विपक्षी एकता के तार एक बार फिर छेड़ दिए हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल जहां उसे एकता की पहल के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं पटना में प्रेस वार्ता करते हुए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने नीतीश कुमार को अपना भाई बताया और कहा कि हम देश से बीजेपी की सरकार खत्म करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन अभी तक विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा सके। हालांकि सवाल ये उठता है कि तेलंगाना के सीएम ने विपक्षी एकता की पहल को जो हवा दी है, उस पर सभी विपक्ष के दल सहमत होंगे या फिर नहीं। हमारे बड़े भाई नीतीश जी से विस्तार में बात हुई। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। देखिए, मैं इंडियन डेमोक्रेसी को जानता हूँ। मैंने 77 देखा है और मैंने 77 के बाद 89 देखा है और फिर मैंने 2004 भी देखा है। तीनों में कोई चेहरा बता दीजिए। 77 में कौन सा चेहरा था? लोकतंत्र में कार्यक्रम मजबूत होना चाहिए, लोकोन्मुख होना चाहिए, प्रगतिशील कार्यक्रम होना चाहिए। चेहरे के चक्कर में तो चेहरे के चकाचौंध में हम अंधेरा ही पाते हैं। अक्सर अंधेरा नहीं चाहिए ना, रोशनी का सुराग चाहिए। अच्छी बात है। मैं समझता हूँ देश में माहौल बन रहा है कि तमाम गैर भाजपा पार्टी और उसके नेता अब एक स्वर से इस बात को कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार उससे कैसे मुक्ति पाया जाए, महंगाई बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए और समाज में विद्वेष की राजनीति का खात्मा हो, वो स्थिति आ गई। तो मैं स्वागत करता हूँ केसीआर का, तो तेलंगाना से आकर पटना में भी इस तरह की बात उन्होंने कहा है, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ तमाम ऐसी ताकतों को जो लाइक माइंडेड पार्टियाँ हैं उनको एकजुट होना है और आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के काम करने की आवश्यकता है। केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे। वो विपक्ष के चेहरा बनाने नहीं आए मोदी के गए, वो आए जो नारा उन्होंने दिया, भाजपा मुक्त भारत। मैं कहता हूं कि केसीआर आए नीतीश कुमार को मूल मंत्र देने के लिए, जैसे PFI युक्त बिहार कैसे हो, आतंक युक्त बिहार कैसे हो, हैदराबाद में जैसे सर तन से जुदा के जो आंदोलन चल रहे हैं वो बिहार में भी कैसे हो, हिंदू मुक्त बिहार कैसे हो। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। विनोद शुक्ला जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। विनोद शुक्ला जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। सर, विपक्षी एकता को अब हवा देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, के चंद्रशेखर राव तो हैं ही पटना में, उधर शरद पवार ने भी ये कहा है कि 2024 के लिए तमाम विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा, तब जाकर हम नरेंद्र मोदी की बराबरी कर पाएंगे या फिर उन्हें पटकनी दे पाएंगे। सवाल ये है कि विपक्षी एकता के ख्वाब जो ये पार्टियां सजा रही हैं, क्या वाकई में हकीकत में ये संभव हो पाएगा? क्या वाकई में अलग अलग विचारधारा से ताल्लुक रखने वाली ये पार्टियां एक मंच पर साझा काम कर पाएंगी? विनोद जी। देखिए पल्लवी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है सर आपकी। पल्लवी, अभी आपका जब पैकेज चल रहा था तो उसमें आपने शायद मनोज झा का बाइट चला रही थी। मनोज झा बोल रहे थे कि 77 में कौन चेहरा था, 89 में कौन चेहरा था। ये राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली में बड़े नेता हैं और तथाकथित एक पार्टी में के ब्राह्मण लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको यही नहीं मालूम है और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं,
उनको यही नहीं मालूम है कि 77 में जयप्रकाश नारायण का चेहरा था और उससे बड़ा चेहरा विपक्ष का आज तक कभी इमर्ज नहीं किया है। 89 में चेहरा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। जिस राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक पार्टी को इस तरह का की जानकारी ना हो, वो कितना सीरियसली इस पूरे मामले को ले रही है, एक ये अलग बात है। मैं दूसरे उस पे आता हूँ। अभी ये सारी बात करेंगे, उसके बाद एक तो ये कि इन सब को मिला करके एक ऑल इंडिया कोई वो नहीं बनता है। तेलंगाना के आगे चंद्रशेखर राव का कुछ प्रभाव नहीं है। नीतीश कुमार जिसके पास गए थे उनका अपना कोई चुनावी प्रभाव नहीं है। वो हमेशा पैरासाइट की तरह से कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, इस तरह से वो शासन करते रहे हैं। उनका 1.5% का वोट है। अब उस 1.5% में भी बंटवारा हो गया है। आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जी। उसके अलावा ममता बनर्जी पिछले 2 महीने से ढुलमुल सी हैं। उनको पता ही नहीं कि वो एनडीए के साथ किस तरह के रिलेशन बना के रखें, इसलिए कि बहुत सारा मामला उनका चल रहा है। तो ये किस बात पर, और जहाँ तक शरद पवार की बात है, शरद पवार अपनी इनिंग खेल चुके हैं। अब वो जैसे पता नहीं आपको ध्यान होगा कि नहीं, गावस्कर एक टाइम पर खेलते रहते थे और उनको ढोते रहते थे, इसलिए कि बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए उनको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता। तो शरद पवार उसी तरह से ढोए जा रहे हैं। रही बात शिवसेना की, शिवसेना का अपना कोई जो अभी है, जिसके पास एमएलएज हैं वो बीजेपी के साथ है, और जो जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास सिर्फ पिताजी की विरासत कहने के लिए बच्चे है, वो अपना अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई। तो आप ये बताइए कि आपको वोट कहाँ से आएंगे, आपको सीट कहाँ से आएंगी? आप अपनी लड़ाई लड़िए। 2 बड़ा विपक्षी दल जो नॉन कमिटल है, मतलब जिनको रीजनल छत्रप्स बोलते हैं, उनमें एक है नवीन पटनायक और दूसरे हैं आंध्र प्रदेश वाले। तो और ऐसा ही कमोवेश हाल केरल का है, सॉरी तमिलनाडु का। तो आप सीट्स कहाँ से लाएंगे चैलेंज करने के लिए? भाई आपको मोदी को हटाने के लिए मिनिमम 271 सीट, 272 सीट चाहिए, और आप सबको जोड़ दीजिए, इनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इनका सीट स्ट्रेंथ सब जोड़ दीजिए, तो मुझे कहीं से ये लोग, और ये सारे लोग कांग्रेस को अपना लीडर मानेंगे नहीं, जिसके पास 50-55 सीट है, जिसकी सीट बढ़ने की संभावना हो सकती है अगर ये मिल के लड़ाई लड़े। तो कांग्रेस को ना ममता बनर्जी एक्सेप्ट करेंगी, ना चंद्रशेखर राव एक्सेप्ट करेंगे, ना नीतीश एक्सेप्ट करेंगे, ना नवीन पटनायक। तो आपकी सीट बढ़ कहाँ से रही, आप ले कहाँ से आएंगे 272 सीट जिससे सरकार बना पाए? तो मुझे लगता है कि ये ख्याली पुलाव ज्यादा है, और ये सारा का सारा जो विपक्ष का एजेंडा, मुझे शेख चिल्ली के हसीन सपनों से ज्यादा कुछ नहीं दिखा जा रहा है। इसमें सीरियसनेस मुझे नहीं नजर आती, इसलिए दुख होता है। तो ये सीरियसनेस का अभाव पूरी तरह से जी। पल्लवी ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, जैसा कि अभी विनोद जी भी कह रहे थे कि गंभीरता का अभाव है, और वाकई में कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनके लिए पॉलिटिकल एक टूरिज्म की तरह हो गया है। एक्टिव हैं तो पूरे एक्टिव हैं, एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं। उनमें राहुल गांधी का नाम शामिल है, तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। तो ऐसे हालातों में विपक्षी एकता को पलीता क्या विपक्ष के ही नेता लगा देंगे? देखिए, इतिहास गवाह है पल्लवी जी, जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तब भी बीजेपी और सारे विपक्षी दल ये होते थे, भी एक हो जाना है, एक होके लड़ना है जी, और एक होके कांग्रेस को हराना है। आज बीजेपी सत्ता में है तो आज भी विपक्ष वही राग अलाप रहा है, भी एक होना है, एक होके नीतीश आगे, केसीआर आगे, ममता आगे, केजरीवाल आगे। उन्होंने कहा, वो जाके कहता है, उन्हें देखो अकेला तो मैं लड़ नहीं पा रहा, जरा तू भी साथ दे दे, दोनों मिलके 2-2 हाथ किए लेते हैं। अगर मान लीजिए ये सीरियस भी हो, गंभीर भी हो पल्लवी, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि भी ये जो प्रधानमंत्री या सांसद जनता चुनती है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो जनता ने उन्हें चुना है, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं चुना है। अब जनता इन विपक्ष की पार्टियों को वोट नहीं कर रही है, तो इसमें मोदी जी का, बीजेपी का क्या दोष है? आप कह रहे नहीं बीजेपी को हटाना है, सबको मिलकर कैसे हटा लेंगे भैया? अरे हटाती तो जनता है। जनता को आप गिन ही नहीं रहे कुछ। वो केसीआर जी मिल गए, वो फलाने वो मिल गए, और
शरद पवार भी आ जाएंगे। जी। अरे भाई सारे मिलके आ जाइए, तब क्या आप हटा जाएंगे? जबरदस्ती कुर्सी खींच लेंगे? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता की अदालत का फैसला सर्वोच्च फैसला होता है। जनता आपको पसंद नहीं करती है, आपको वोट नहीं कर रही है, चाहे पे इकट्ठे हो जाइए, चाहे आप एक दूसरे की गोद में बैठ जाइए, भाई वोट तो जनता करेगी। तो मेरी समझ से परे है। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई बीजेपी को हटाना है। अरे भाई जनता हटाएगी, समय पर हटाती है, और जनता ही चुनती है। जनता केंद्र में नहीं है कहीं, और बस हम चारों पांचों मिलके इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो जाए, जनता आपको वोट करने वाली है। देखिए जनता बहुत सारी चीजों को देखती है। जनता का मुद्दा होना चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए। कल बिहार में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या उसमें कोई जनता की बात हुई? जनता के मुद्दे की बात हुई? सिर्फ कुर्सी खींचने की बात हुई कि भाई हम सत्ता पे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? जनता की बात ही नहीं करेंगे। जनता क्या चाहती है? महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उस पर चर्चा करते, कुछ बात करते, बताते, और फिर नीतीश जी अपने बिहार में बताते कि हमने स्कूल इतने अच्छे कर दिए हैं। 2-4 गांव के स्कूल दिखा के लाते, एक आध हेल्थ सेंटर दिखा के लाते कि देखिए। जनता से फिर पूछते भाई आप खुश हैं क्या? आप हमें वोट करेंगे? हमने आपका स्कूल सुधार दिया, हमने आपको चिकित्सा सुविधाएं सुधार दी, महंगाई खत्म कर दी, रोजगार आपको दे दिया। तब तो लगता कि वाकई में ये लोग गंभीर हैं, ये जनता से संवाद कायम कर रहे हैं, जनता के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जनता इनको वोट करेगी। जनता कहीं केंद्र में नहीं, जनता की कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस लूट ले जाएंगे। अरे भाई कैसे लूट के ले जाओगे? जनता आपको मौका देगी तब ना। तो ये जनता की अदालत है, जनता तय करती है। ठीक है। मैं कई बार कई चैनल पे, आज सुबह भी मैं 2 चैनल पे कह रहा था जी। वहां प्रवक्ता बैठे हुए थे पार्टियों के, हम अब की हटा देंगे। अच्छा भाई कैसे हटा दोगे तुम? मानने को तैयार नहीं है। जबकि किसी को भी सत्ता मिलती है जनता के आशीर्वाद से मिलती है, ये याद नहीं रखा जाता, इसको भूल जाते हैं राजनीतिक लोग। सिर्फ अपनी राजनीति से कहीं ना कहीं सत्ता को हथियाने की कोशिश करते हैं। पर ये भी तो देखिए ना उपाध्याय जी, ये कोई पहली बार नहीं है कि ये इस तरह के गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही हो। विधानसभा चुनावों में भी हमने महागठबंधन देखा है, या इससे पहले लोकसभा चुनावों में भी महागठबंधन बनाया जाता है। इन गठबंधनों पर विश्वास कितना किया जाए, विश्वसनीयता क्या है? क्योंकि चुनाव खत्म होते ही जैसे रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं आते तो गठबंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। जनता को ये भी तो दिखाई देता है ना कि आप सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं। बस बिल्कुल सही कहा पल्लवी। देखिए गठबंधन को ठगबंधन है जी। जनता जानने लगी है कि भाई ये जो इकट्ठे हो रहे हैं ठगने के लिए हो रहे हैं, और कई बार तो इलेक्शन के दरमियान ही सब कुछ काम हो जाता है। देखिए कौन किसके अंडर में काम करेगा? क्या नीतीश के अंदर में राहुल जी काम करेंगे? क्या ममता बनर्जी के अंडर में नीतीश जी काम करेंगे? शरद पवार जी काम करेंगे? जी जी। कोई किसी के अंडर में काम करने को तैयार नहीं है। अपने आप में वो स्वतंत्र रहना चाहता है, और जब कुर्सी या सत्ता का मामला आता है तो कहते हैं मैं भी साथ दे दूंगा, चल दोनों मिलके जोर लगाएंगे। अरे भाई तो ये गले नहीं उतरती है ये चीजें। और हमारे दर्शक भी भली भांति समझते हैं पल्लवी कि जनता जनार्दन है और जनता की अदालत का फैसला है। बीजेपी अपने आप सत्ता में कोई नहीं बैठी है, बीजेपी ने सत्ता किसी से छीनी नहीं है, सत्ता हत्या ही नहीं है। ये सत्ता जनता ने दी है और जनता ही हटा सकती है। न केसीआर हटा सकते, न शरद पवार हटा सकते, और न नीतीश हटा सकते, न ममता हटा सकते। विनोद जी हटाएगी तो जनता ही हटाएगी। बिल्कुल सर। विनोद शुक्ला जी,
बड़ी बात यह है कि अगर आप महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी क्या अपना रोल देगी? क्योंकि अभी अलग अलग राज्यों में चुनाव है, वहां पर आम आदमी पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, तो उनके सपने अलग हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए और अब उनकी छवि भी कुछ उस तरह की बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस महागठबंधन में आम आदमी पार्टी का रोल क्या देख पा रहे हैं आप, विनोद जी? देखिए पल्लवी, अभी जब ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर के रेड पड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, तो जो है मनीष सिसोदिया ने बोला था कि 2019 की लड़ाई जो है वो मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, और ये इसी सब का नतीजा है, और ये डरे हुए हैं, इस तरह की बात की गई। लेकिन ये पूरा मामला भी वैसा ही है जैसा ये केसीआर और नीतीश कुमार का है। तो देखिए, दिल्ली में 2 चुनाव हुए, केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा की 7 सीटें हार गए दिल्ली में। पंजाब में इनके पास एकमात्र सीट थी, दिल्ली पंजाब के चुनाव के बाद वो सीट भी इनके पास नहीं बची। तो लोकसभा का चुनाव एक दूसरे तरह का चुनाव होता है, और उसमें वोटर दूसरे तरह की बात करता है। उसमें एक बड़े वर्ग का कंसिडरेशन ये भी होता है कि आजकल कम से कम पिछले 2-3-4 चुनाव से ऐसा होने लगा है कि लोग सोचने लगे हैं कि केंद्र में स्थायी सरकार कौन पार्टी दे पाएगी। एक मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे के सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, एक बड़ा वर्ग सोचता है, और उसी का नतीजा ये है कि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। अब मैं इसमें एक और बात जरूर जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जो केसीआर का मामला है, केसीआर को बीजेपी से तेलंगाना में बड़ा चैलेंज मिल रहा है, और वहां पर विधानसभा भी तुरंत ही है, तो वो वहां पर उनकी अपनी सरकार खतरे में पड़ी हुई है। नीतीश कुमार, अगला चुनाव नीतीश कुमार के लिए और मुश्किल होने वाला है। उनके पास 40-42 सीट है, वो भी कैसे जीते हैं सबको मालूम है। तो ये इन 2 लोगों की तो मुश्किल ये है कि इनकी प्रदेश सरकार ही जा सकती है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसीलिए ये पूरा एजेंडा बनाया है कि वो बीजेपी को वहां घुसने न दें, उनके बड़े नेताओं को घुसने न दें। इसलिए उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं और केंद्र में एक ये एजेंडा चला दिया कि अब हम केंद्र की पॉलिटिक्स करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और नीतीश कुमार का भी यही है कि उनका फोकस बीजेपी के नेताओं का बिहार से दूसरी तरफ जाए। तो ये 2 नेताओं का है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को अब लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। दिल्ली में वो किसी तरह से सस्टेन कर पा रहे हैं वो फ्री बीज के कारण, जिस पर उन्होंने बहुत सारे रोल बैक किए हैं। तो उसका क्या परिणाम होगा ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन अब दिल्ली में केजरीवाल की वो छवि नहीं रही है। आज ही केजरीवाल सर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कह रहे थे कि जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की तो गुजरात में हमारा 4% वोट बैंक बढ़ गया। 2 बार आप गिरफ्तार कर लीजिए, गुजरात में हम सरकार बना लेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल तो वहां पर है सर। मैंने बताया, मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था, ये एक अलग तरह का इनके पास मशीन है जिससे ये नापते रहते हैं कि 4% वोट बढ़ गया, 5% वोट बढ़ गया, 10% वोट बढ़ गया, और मोदी से ज्यादा पॉपुलरिटी केजरीवाल की हो गई। ये उनके पास कोई मशीन होगी जिससे वो नापते रहते हैं। लेकिन ये जिस तरह की बात करते हैं ना, ये पहले तो इनको जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था, उसके बाद लोग इनको सीरियसली लेते थे। जैसे इनके पास बहुत सारे सूत्र होते हैं जो इनको बता देते हैं कि कौन मुख्यमंत्री का दावेदार बीजेपी का होगा। इनकी अपने नहीं मालूम होता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का दावेदार गुजरात में कौन होगा, पंजाब में कौन था, दिल्ली में इन्होंने वो जगदीश मुखी को दावेदार बना दिया था। तो ये जो बातें हैं ना, बार बार इस तरह की नॉन सीरियस बातें करते हैं कि अब इनको कोई सीरियसली लेने के लिए नहीं तैयार है। और इसीलिए मैंने कहा कि समय आने पर इनको पता लग जाएगा। अब इस तरह का, देखिए, कांच की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ेगी। इन्होंने एक बार भ्रष्टाचार के नाम पर शीला दीक्षित, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, बड़े सारे लोगों के खिलाफ बातें कही और कोर्ट में जाकर के माफी मांगी। तो मैंने जो बताया ना, ये फ्रीबीज के नाम पर, बिजली और पानी फ्री के नाम पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने धोखे दिए हैं। वो अब चीजें सामने आ गई हैं, और वही लोग अब इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। जमुना को सफाई को लेकर के इन्होंने बड़े बड़े लंबे वादे किए थे,
बहुत सारी चीजें हैं। अब लोग इनसे पूछने लगे हैं, 10 साल इनको भी डिलीवर नहीं कर पाए हैं। दिल्ली की सड़कों का हाल बिहार से भी खराब हो गया है। तो ये हम लोग पहले उदाहरण दिया करते थे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आपको अंतर देखना हो तो दिल्ली से यूपी आइए, अंतर नजर आता है। अब लोग उल्टी बात कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाइए तो अंतर लगेगा, बिजली गायब रहती है, बारिश के समय पानी सड़कों पर लगता है। तो इन सब की जवाबदेही होगी। और ऊपर से आप करप्शन फ्री के नाम पर आए थे, आपने शराब के नाम पर भ्रष्टाचार किया, आपने एक स्वराज किताब लिखी थी, उस स्वराज में शराबबंदी के बारे में आप की थी। आप गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं, गांधी जी ने पूरी जिंदगी लगा दी शराबबंदी को लेकर के। आप शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, एक के साथ एक मुफ्त दे रहे हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का वो हिस्सा है। आपके पास इन सब चीजों के लिए जवाब नहीं होगा। बहुत सारा चीजें हैं। आपने पंजाब में 1,000 रुपए देने की बात की थी, वो नहीं कर रहे हैं, आज दे पाए, और गुजरात में 3,000 देने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं पल्लवी जी, इसको जनता पूछेगी इनसे। जी बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन अभी तक विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा सके। चेहरों के बारे में बात कर लेते हैं सर। अलग अलग राजनीतिक दल हैं और उन राजनीतिक दलों के नेता अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो ऐसे में एक लड़ाई तो सबसे बड़ी यही होगी कि प्रधानमंत्री का चेहरा इनमें से कौन सी रहे। कुल मिलाकर बारात तो इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उसका दूल्हा कौन रहेगा, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय होने वाला है। उपाध्याय जी देखिए पल्लवी जी, जब बारात जाती है तो बारात में दूल्हा भी होता है और पहले से तय होता है, बारात तभी जाती है ना, बिना दूल्हे के बारात नहीं जाती है। अगर विपक्षी एकता होगी तो कोई ना कोई दूल्हा भी बनेगा, कोई ना कोई सर्वमान्य कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं वो तय। ये फॉर्मूला तो नहीं अपना लेंगे कि पहले इकट्ठे चुनाव लड़ लेते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद देखा जाएगा कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा रहे एमपी, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे, उसी पार्टी से बना देंगे प्रधानमंत्री। जरूरी थोड़ी ना है कि चुनाव किसी के चेहरे पर लड़ा जाए। जिसकी जितनी सत्ता कहते हैं नंबर भारी, उतनी उसकी भागीदारी। जिसके पास ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वही वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं उस पद का दावेदार होगा। रहा विनोद जी को मैं सुन रहा था, विनोद जी कह रहे हैं कि भी जनता विश्वास नहीं कर रही है, जनता सीरियस नहीं है आम आदमी के लिए। जनता सीरियस नहीं थी तो पंजाब में कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई? कहाँ अपने आप ही बना ली क्या? वो जनता ने वोट किया, जनता ने विश्वास दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तभी पंजाब में सरकार बनी है। और प्रश्न तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जब प्रश्न पूछने का नंबर आ जाएगा तो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था लेकिन गरीबी तो नहीं हटी। वहीं बीजेपी से पूछा जाएगा कि 2022 में किसान की आमदनी डबल हो रही थी, हर व्यक्ति को घर मिल रहा था, हर एक के छत मिलनी थी, रुपए का मूल्य बढ़ जाना था, काला धन आना था। तो प्रश्न तो सब पर है, एक आम आदमी पार्टी पर ही प्रश्न नहीं खड़े होंगे। जनता पूछेगी तो सबसे पूछती है जनता, वक्त आने पर। ऐसा नहीं है कि जनता पूछती नहीं है, लेकिन इस समय के जो हालात है, विपक्ष कमजोर है, बिखरा हुआ है और कोई किसी के मातहत काम नहीं करना चाहता। और जब भी इलेक्शन होते हैं, आम आदमी पार्टी जिसकी आप कह रहे थे कि भी जनता सीरियस नहीं लेती, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीजेपी ने ये तय किया है कि माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर जितने भी विधानसभा के इलेक्शन हैं ये लड़े जाएंगे। अगर गुजरात में बहुत अच्छा है, अभी गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन होने हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बस मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए। देखिए गुजरात मॉडल पे भी जनता ने वोट किया है, आज दिल्ली मॉडल पर आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है जी। तो ये तो जनता तय करेगी कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल नहीं है। रेवड़ी की भी बात चलती है बीच बीच में, तो रेवड़ी कौन बांट रहा है ये कौन तय करेगा? ये जनता तय करेगी कि भी कौन रेवड़ी वाकई में दे रहा है, कौन उल्लू बना रहा है हमें। तो जनता है और जनता की जो अदालत है उसका फैसला मैं मानता हूँ सर्वोच्च फैसला होता है।
हम लोग तो टीवी चैनल पर बैठकर आकलन करते हैं, बहस करते हैं, जी जी। लेकिन अंदर अंदर ये बहस पल्लवी जनता में भी चल रही होती है। आप किसी चाय की दुकान पर चले जाइए, किसी नुक्कड़ पर नाई की दुकान पर चले जाइए, हम जो टीवी पर चर्चा करते हैं उससे गंभीर चर्चा वहां अंदर अंदर चल रही होती है। जी जी। जहां पंजाब में हम देख रहे थे कि लोग तरह तरह से अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर रहे थे, सारी भविष्यवाणियां फेल होते हुए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। यथार्थ है, नकारा नहीं जा सकता। मेरे कह देने से कि नहीं आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद खत्म नहीं हो जाता। वजूद हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। बात समय की होती है, बात वक्त की होती है, कब जनता किसको आशीर्वाद दे दे। हम बात करते हैं, परिवारवाद की भी बात होती है, भी परिवार अपने आप थोड़ा बढ़ जाता है। जनता आशीर्वाद देती है परिवार को तो परिवार बढ़ जाता है। चलिए, लेकिन ये विपक्षी दलों का फर्ज है कि वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ें। क्या पता जो सत्ता बदलने की कोशिश में वो लगे हुए हैं उसमें वो सफल ही हो जाएं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।